हेलो। देखिएगा, आज हम अपना सेम चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक हमने कर लिया था, कल वाले वीडियो में हमने हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए, आगे का पोर्शन बहुत अच्छा है। देखिए, स्ट्रेंथ से मतलब है स्ट्रॉन्गनेस, है ना। कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, हम जनरली किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एसिड है और मतलब दो एसिड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक हम मतलब अगर किसी बंदे के ऊपर गिर जाता है बाई चांस, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली गिर जाता है किसी के बंदे के ऊपर, तो हम लोग क्या स्ट्रॉन्गनेस मान के चलते हैं कि भाई जो ज़्यादा जलाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस का मतलब है जो उस पर्सन को ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन दे देगा, ज़्यादा बर्न कर देगा, है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट एक्चुअली देखिए, स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये नहीं है ना। ये तो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रॉन्गनेस ये नहीं है। स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये थोड़ी ना है। देखिए, स्ट्रॉन्गनेस का मतलब है जो स्ट्रेंथ का मतलब है जो ज़्यादा केमिकली एक्टिव हो, है ना, जो ज़्यादा अच्छे से केमिकल रिएक्शन करे, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रॉन्गनेस या फिर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा अच्छे से केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। और देखिए, एक बात हमने कल की थी किसी भी एसिड या किसी भी बेस के अंदर जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे, फ्री आयंस एसिड बनाता है, आपको शायद से याद होगा कि एसिड बनाता है H+ आयन, जो बाद में जाके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, H3O+, मैंने अच्छे से समझा के बताया था। और बेस बनाता है आपका OH- आयन। तो जो कोई भी एसिड या फिर बेस ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, वो उतना ही ज़्यादा केमिकली एक्टिव होता है। और केमिकली एक्टिव ज़्यादा होने का मतलब है कि उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेंथ है उसकी, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। समझ गए ना बात मेरे कहने का मतलब। इसीलिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो डाइल्यूट एसिड्स या फिर डाइल्यूट बेसेस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनकी, क्योंकि उनके अंदर जो आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एग्री करते हैं बात। चले इसके बाद देखिएगा कि एक तो हमारे पास एक जनरल तरीका है कि हाँ भाई बोलने का, कि हाँ भाई इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, एक तो ये बात है। लेकिन अगर आप ये पता करना चाहते हैं केमिकल वे में कि जो है कौन सा एसिड या फिर कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए क्या होता है कि बाज़ार में एक स्केल मिलता है। उस स्केल को बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल, पीएच, ठीक है। पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस जो है वो एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग है पावर, ठीक है ना। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन की पावर, यानी जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन कम रिलीज हो रही है। यानी कि H+ आयन, जिसमें H+ आयन ज़्यादा रिलीज हो रहा है या फिर कम रिलीज हो रहा है। H+ आयन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और H+ आयन अगर कम रिलीज हो रहा है तो उसके मतलब एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। देखिए, बाजार में जो पीएच स्केल आता है, आप बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में, यहाँ तो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं था। पीएच स्केल पे क्या होता है, एक उसके साथ ना एक स्ट्रेप आती है, और एक मतलब एक स्ट्रेप तो आती है, उस पर अलग अलग ना ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उनमें अलग अलग कलर होते हैं, उन पर नंबर लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस तरीके से 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, समझिएगा ज़रा अच्छे से। तो उसे बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल, उसे बोला जाता है पीएच स्केल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक तो आपके पास एक स्ट्रेप आती है जिस पे कलर होते हैं, इसके अलावा एक आती है ब्लैंक स्ट्रेप, ठीक है ना, एक ब्लैंक स्ट्रेप आती है। उस ब्लैंक वाली स्ट्रिप पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए जिस भी सब्सटेंस का आप पीएच पता करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिप को उसके अंदर इमर्स करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर मैंने भी आपको बताया कि जो कलर वाली जो स्ट्रिप आती है उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर हम उस कलर को इसके कलर के साथ टैली करते हैं, मैच करते हैं। तो जिस भी कलर के साथ उसकी मैचिंग हो जाती है तो हमें उसकी वहाँ से उसके ऊपर एक नंबर होता है, हर एक कलर के ऊपर एक नंबर होता है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए उस स्ट्रिप का कलर इस 5 वाले ब्लॉक से मैच कर गया तो हम कहेंगे कि इसकी पीएच 5 है। 10 वाले से मैच कर गया तो हम कहेंगे पीएच 10 है। 14 वाले से मैच कर गया तो हम कहेंगे कि इसकी पीएच जो है वो 14 है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। 7 पीएच से नीचे वाले जितने भी होंगे, अगर पीएच 7 से कम आती है तो वो एसिडिक होते हैं। अगर पीएच 7 से ज़्यादा आती है तो वो बेसिक होते हैं या फिर बेस होते हैं। और अगर पीएच एग्जैक्ट 7 आती है तो जो सॉल्यूशन होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। फिर से बोल देता हूँ, 7 से कम अगर आएगी पीएच तो इसका मतलब वो एसिड है या फिर एसिडिक है।
7 से ज़्यादा अगर pH आएगी तो इसका मतलब बेस या फिर बेसिक है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 7 pH निकल कर आती है तो आप क्या कहेंगे, दैट इज़ न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है, दैट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ध्यान रखेंगे ना आप ये बात बहुत अच्छे से। देखिए ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में या फिर वाटर, दोनों की pH लगभग 7 के आसपास होती है, मतलब उसकी pH 7, 7.5 तक पहुंच जाती है, उसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो है, क्योंकि क्या है ना, देखिए हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकती, इसीलिए जो है 2 सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, एक तो वाटर, दूसरा ब्लड, दोनों ही जो है न्यूट्रल नेचर के होते हैं, क्योंकि ना ही हम एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर पाएंगे ना ही हम बेसिक मीडियम में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा, आपके पास 2 एसिड्स हैं, एक की pH 1 है, एक की pH 4 है। बोला जाए कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको बताना है 1 वाला, 4 वाला नहीं, 1 वाला। ध्यान रखिएगा ये बात। और मैंने आपको एक बात और बोली, मतलब एसिड में क्या होगा कि जिसकी pH कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत अच्छे से। बेस की बात करते हैं, देखिए 7 से ऊपर pH अगर है तो वो बेस माना जाता है। एक कोई बेस है जिसकी pH है मान लीजिए 9, एक कोई बेस है जिसकी pH है मान लीजिए 12, तो 12 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब बेस में तो जिसकी pH ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और एसिड में जिसकी pH कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ कलर्स वगैरह pH स्केल के दे रखे हैं, ये वही कलर्स हैं जो आपके उसमें जो है बुक में जो डायग्राम बना हुआ है pH स्ट्रिप का, वही है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, हाँ देखिए मैं अपनी बात थोड़ी सी रिकॉल कर दूँ वापस से आपको, क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ मैं pH स्केल के बारे में आपको समझा रहा था, ठीक है ना। देखिए मेरे ख्याल से मैंने pH स्केल को 0 से नहीं बताया, राइट है ना, 0 से नहीं बोला ना। pH स्केल जो होता है वो हमारा जो pH की जो स्टेप है उस पर 0 से मेंशन होगा, ठीक है ना। 0 जिसकी होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1 जिसकी होगी वो उससे थोड़ा सा वीक, 2 जिसकी होगी वो उससे थोड़ा सा वीक, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 0 वाला होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने 1 से शुरुआत करके बताया, 0 वाला नहीं बताया है अभी शायद से, है ना। तो जो pH देखिएगा उस बुक में 0 से शुरुआत होगी pH स्केल की, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो कई सारे कलर्स उसके दे रखे हैं कि जो है अगर 0 pH है तो कलर कैसा होता है, डार्क रेड, और कैसा होगा वो हाईली एसिडिक नहीं तो बहुत ज़्यादा एसिडिक। और अगर हम H+ आयन की बात करें तो H+ आयन उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, और OH-, देखिए OH- आयन जो होते हैं वो बेस में ज़्यादा मिलते हैं, एसिड्स में या तो नहीं मिलते हैं या मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि कैन एन एसिड हैव OH- आयन, क्या किसी एसिड के अंदर OH- आयन हो सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये बात हमने पढ़ ली है कि भाई एसिड में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं तो हम फटाफट से लिख देते हैं नो, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड में OH- आयन भी हो सकते हैं, बेस में H+ आयन भी हो सकते हैं। ऐसा एक्चुअली इसीलिए होता है क्योंकि देखिए हमारे पास जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर एक सेल्फ आयनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी होती है। वाटर अपने आप से H+ और OH- आयन में कभी कभी ब्रेक हो जाता है जब इसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है। तो ये जो है प्रॉपर्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसी की वजह से एसिड के अंदर OH- आयन भी हो सकते हैं और बेस के अंदर H+ आयन भी हो सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा अगर, हाँ तो देखिए अलग अलग pH यहाँ पर दे रखी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देख लीजिएगा बस एक बार, पूछा नहीं जाता इसके बारे में, बस ये स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ये है तो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है। तो आपको ये बात पता चल चुकी है कि 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो बेसिक है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अच्छा ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं, इस किसी भी एसिड की ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस या फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ से मतलब है कि वो ज़्यादा H+ आयन बनाता है, ठीक है। ज़्यादा H+ आयन बनाएगा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कुछ वीक एसिड्स की हम लोग बात करें तो देखिए CH3COOH होता है आपका एसिडिक एसिड, जिसे हम विनेगर बनाने में यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी बोलते हैं सिरका, जिसे हम चाउमीन में डालकर जो खाते हैं, है ना। तो सिरका देखिए इतना ज़्यादा वीक होता है कि हम उसे खा लेते हैं चाउमीन के साथ आसानी से, है ना। तो क्या है कि आप इजीली समझ सकते हैं कि इसकी pH कम है, ठीक है नहीं है। अच्छा और देखिएगा ज़रा कार्बोनिक एसिड होता है आपका कोल्ड ड्रिंक के अंदर। देखिए कोल्ड ड्रिंक में H2O होता है, राइट, उसमें हम लोग CO2 मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2O जब CO2 के साथ मिक्स होता है तो आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है, ठीक है ना। ये आपका कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होता है H2CO3, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा आ सकता है। ठीक है, तो जो सोडा होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है या जितनी भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, सब के अंदर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। गैस कौन सी होती है? CO2। तो जो आप उसे उसकी बोतल को ओपन करते हो, जो आपकी कैप हटाते हो उसकी आप, तो उसमें से जो फिजी साउंड के साथ जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद देखिएगा कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस दे रखे हैं, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस। देखिए NaOH शायद आपको इसका कॉमन नेम याद होगा, दिस वाज कॉस्टिक सोडा, KOH कॉस्टिक पोटैश, COH होल ट्वाइस इज लाइम वाटर। मैं समझा चुका हूँ आपको शायद। अगर हम वीक बेस की बात करें तो NH4OH। तो देखिए याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस जो है वीक है। एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स ज़रूर देख लीजिएगा और ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नोट्स अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, काम आ जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो सॉल्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा कि सॉल्ट्स क्या है। ठीक है ना, ये सब कुछ। ठीक है, अभी हाल इस वाले पोर्शन को आप रहने दीजिए, सॉल्ट्स अभी आगे निकल कर आएंगे। देखिए हालांकि ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है। सॉल्ट बनाना देखिए आपको पता है, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, उठाइए। देखिए जैसे आपको K2SO4 बनाना है, सॉल्ट है एक है पोटेशियम सल्फेट, तो आप एक एसिड लीजिए एक बेस लीजिए। देखिए हम एसिड ले लेते हैं, लाइक देखिए ध्यान देना आपको, K2SO4, तो एसिड ले लीजिए आप H2SO4, ठीक है ना, क्योंकि हमें SO4 की ज़रूरत है, और बेस ले लीजिए आप KOH, क्योंकि हमें K की ज़रूरत है। आपको उसके अकॉर्डिंगली कंपाउंड्स लेने हैं जो आपको सॉल्ट बनाना है। आपको K2SO4 में K चाहिए और SO4 चाहिए, तो आपको यही दोनों लेने पड़ेंगे। तो जब K और SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखिए आपका K2SO4 बनता है, साथ में वाटर तो बनना ही बनना है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको K2SO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है तो आपको कौन सा एसिड और कौन सा बेस लेना पड़ेगा? H2SO4 आपको एसिड लेना पड़ेगा और KOH आपको बेस लेना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए आपको अगर Na2SO4 बनाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही एसिड और बेस लेने पड़ेंगे। देखिए SO4 है तो H2SO4 तो लेना ही लेना है, और Na है, मतलब यहाँ पर भी देखिए Na2SO4 में Na है ना, तो आपको NaOH भी लेना पड़ेगा। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na और SO4 मिलकर Na2SO4 बना लेगा, साथ में वाटर तो बनता ही बनता है। देखिए कोई भी एसिड या बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस है ये, कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा ज़रा आगे देख लीजिएगा, ये छोटे मोटे से हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा अब देखिए आपको NaCl बनाना है, ये भी देख लीजिए। चलिए हटाइए, NaCl भी एक सॉल्ट है, तो NaCl कैसे बनाएंगे? ऐसा कोई बेस ले लीजिए जिसमें Na हो, तो लाइक NaOH ले लेंगे। ठीक है, Cl चाहिए आपको, तो ऐसा कोई एसिड ले लीजिए जिसमें Cl प्रेजेंट हो, लाइक HCl ले लीजिए। तो Na और Cl आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, और H और OH मिलकर H2O यानी कि वाटर बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा ज़रा आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। देखिए हमारी डेली लाइफ में pH की बड़ी जो है इम्पोर्टेंस है। हम इम्पोर्टेंस का मतलब ये कहने का कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जहाँ पर देखिए हम लोग pH को बड़ा यूज़ करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट के अंदर HCl रिलीज़ होता है, HCl का सेक्रेशन होता है ना, मतलब HCl का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैं बताऊंगा कि मैं अलोन स्ट्रॉन्गनेस की बात कर रहा हूँ। अलोन मतलब सिर्फ अकेला एसिड जिसकी स्ट्रॉन्गनेस सबसे ज़्यादा हो सकती है वो HCl है। कॉम्बिनेशन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन तो होता है एक्वारेजिया, है ना, वो बताऊंगा उसके बारे में जब ज़रूरत होगी, तो अभी रहने दीजिए। वहाँ पे ना HCl और HNO3 दोनों को मिला लिया जाता है, मिक्सचर बना लिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्वारेजिया, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मैं अगर सिंगल एसिड की बात करूँ जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो है HCl। तो देखिएगा मैं बताना चाह रहा था कि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए जो है पेट के अंदर हमारे HCl रिलीज़ होता है, HCl का सेक्रेशन होता है उसकी वॉल्स में से। तो क्या होता है, जिसकी वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जब कभी भी हम थोड़ा सा स्पाइसी खा लेते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़, तो क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में ज़्यादा HCl रिलीज़ हो जाता है। तो जब ज़्यादा HCl रिलीज़ हो जाता है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। ठीक है ना, तो एसिडिटी जब हो जाती है मतलब ज़्यादा HCl की वजह से हो रहा है ऐसा,
जब जब हमने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा HCl का सेक्रेशन होता है, ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन होता है पेट के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है कि में एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अब एसिडिटी को आपको क्योर करना है तो देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के एंटी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एंटी मतलब ऑपोजिट। तो अब दोनों एक दूसरे के जब ऑपोजिट होते हैं तो आपको कोई ऐसा सब्सटेंस खाना पड़ेगा जो कि बेसिक इन नेचर हो। एग्री करते हैं ना, क्योंकि पेट में एसिड प्रेजेंट है। अब हमको अगर कोई ऐसा मटेरियल मिल जाता है जो कि बेसिक इन नेचर है, उसे हम अगर खा लें तो वो उस एसिड से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो हम लोग क्या खाते हैं पानी में घोलकर? इनो। जनरली एक्चुअली इनो में होता है आपका बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा होता है, छोटी छोटी बातें लिखते चले जाया करिए, NaHCO3। देखिए, दिस इज मेटेलिक बाइकार्बोनेट। तो मैंने आपको बताया था शायद कल कि मेटेलिक बाइकार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। तो हमारे पेट में एसिड यानी HCl, और ये हमने एक बेसिक मटेरियल खा लिया, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। देखिएगा, HCl जब इससे रिएक्शन करता है, शायद मैंने आपको कल बताया भी होगा, तो Na और Cl ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, प्लस साथ में वाटर तो बनना ही बनना है। और मैंने ये भी बताया था अगर इसके अंदर C है तो साथ में आपका CO2 भी बनेगा। तो इस तरीके से HCl के इफेक्ट को ये जो बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। तो देखिए, आप इनो भी खा सकते हैं या चाहें तो आप बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए एक प्लांट आता है, धतूरा उसको बोला जाता है ना। तो जो है उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाइट कलर का मटेरियल उसमें से निकलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हर तरीके का जो मतलब जो धतूरा वाला प्लांट होता है वो खाया नहीं जा सकता, कई सारे काइंड के आते हैं वो। तो आप सोचें कि अभी उसे यूज़ कर लो, उसका जो वाइट मटेरियल है, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे कई बार इंसान अगर उसको ज़्यादा खा लेता है, किसी टॉक्सिक वाले धतूरे को अगर वो खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। तो इसीलिए आप यूज़ नहीं करिएगा। उसके अंदर जो मिल्क मिलता है वाइट कलर का, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH होल्टा है, उसका फॉर्मूला होता है। अगर ये वाला मटेरियल भी अगर पर्सन खा ले तो देखिए इसमें OH प्रेजेंट है, तो बेसिक इन नेचर है, तो ये उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, तो उसकी वजह से हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कुछ कहानी थी ऐसी। अगर पूछ लिया जाए कि जो एंटासिड्स होती हैं, एंटासिड्स मतलब ऐसी टैबलेट्स जो कि एसिड्स के ऑपोजिट हैं, वो उसके अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, तो आप बताएंगे कि उसमें ऐसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि बेस हो या फिर बेसिक इन नेचर हो। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। चलिए, इसके बाद देखिएगा एसिड रेन। देखिए, जब हम देखिए हमारे आसपास बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज़ हैं, हम बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ की बात करें या फिर व्हीकल्स की बात करें तो हम लोग उसके अंदर ना फ्यूल बर्न करते हैं। तो फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब नाइट्रोजन और सल्फ़र बर्न होती है, मैंने आपको शायद बताया होगा कि किसी भी चीज़ के बर्न होने का मतलब होता है दैट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो अगर सल्फ़र जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मतलब बर्न होता है, तो देखिए बनाता है SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो SO2 जब एनवायरनमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो वहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, उसके साथ जब SO2 रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो ये आपका बनाता है H2SO4। ये जो H2SO4 बन गया, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन लिख लीजिएगा आप चाहें तो, बुक में कहीं नहीं है, ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। जब सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मैं आपको बता रहा हूँ एसिड रेन कैसे होती है, तो SO2 बनता है। मतलब ये कहने का कि सल्फ़र कहाँ से आया, ये हमारे फ्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हम व्हीकल्स में या फिर फैक्ट्रीज़ में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, तो वहाँ पर H2O यानी कि वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करके वो H2SO4 बना लेती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतना लिख लिया। इसके बाद देखिएगा ज़रा, इसी तरीके से जो नाइट्रोजन है वो O2 के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है NO2, और जब भी NO2 एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो वहाँ पर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके ये बनाती है HNO3, मतलब कि नाइट्रिक एसिड। मतलब दो एसिड बन गए, एक बन गया H2SO4 और एक बन गया HNO3। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या होता है कि व्हेनेवर इट रेन्स इनिशियली, जब स्टार्टिंग में रेन होती है रेनी सीजन में, सो दीज टू एसिड्स कम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद रेन। तो बारिश के साथ ये एसिड्स ज़मीन पर नीचे आ जाते हैं और इस काइंड की रेन को एसिड रेन कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है
हमें बहुत सारे बर्न्स कॉज कर सकती है, मतलब हमारी स्किन डिजीज़ कॉज कर सकती है। इसके अलावा देखिए जो कुछ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल है वो येलो हो गया, इसी की वजह से येलो हो रहा है, वो एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन की वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। एसिड रेन की वजह से जो जब एसिड रेन पानी में गिरती है तो एसिड बेसिकली पानी में चला जाता है ये वाला, और वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, फ़िश वगैरह हैं, वो उसकी वजह से उनकी जो मतलब जो है वो उन एक्वेटिक लाइफ जो है वो मतलब बहुत सारी फिशेज़ जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। और क्रॉप्स का तो मैंने बता ही दिया, मॉन्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो एसिड रेन कई सारे मायनों में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ज़रा पीएच ऑफ सॉइल। देखिए मैंने भी आपसे बात बोली थी एक, कि हम लोग एसिडिक मीडिया या फिर बेसिक मीडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। मीडिया इज़ अ प्लूरल ऑफ मीडियम, तो हम लोग मीडियम, हमारा न्यूट्रल मीडियम होना चाहिए, तो हम आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। एसिडिक में भी नहीं कर सकते और बेसिक में भी नहीं कर सकते। प्लांट्स के साथ भी सेम ही कंडीशन है, प्लांट्स भी एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें भी न्यूट्रल मीडियम ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब एसिड रेन होती है, या एक बात और है कि हम लोग ना केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारा एसिडिक अमाउंट होता है ना, एसिडिक मटेरियल होता है। तो या फिर एसिड रेन जब होती है तो इन दोनों ही वजह से जो सॉइल होती है वो जो है एसिडिक इन नेचर बन जाती है। तो उस एसिडिक नेचर की वजह से उसके अंदर प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, क्रॉप्स उसके अंदर अच्छे से जो है ग्रो नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है कि टाइम टू टाइम उसके अंदर लाइम डाला जाता है, लाइम मतलब कि चूना, CaO देखिए दिस इज़ मेटेलिक ऑक्साइड, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो क्योंकि सॉइल एसिडिक थी, अब हमने उसके अंदर कोई बेसिक मटेरियल डाल दिया, तो क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है, और उसके अंदर प्लांट्स और जो है आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गई हुई चीज़ अच्छे से। इसके बाद देखिएगा आर बॉडी फंक्शंस, हमारी बॉडी जो काम करती है बिटवीन द रेंज ऑफ 7 to 7.8, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, वो सभी जो है एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उनकी पीएच, बॉडी की पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गई या बहुत ज़्यादा हो गई तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद और देखिएगा ज़रा टूथ डीके एंड पीएच। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, स्पेशली शुगरी सब्सटेंसेस, मीठा जब हम खाते हैं, तो जो मीठा मटेरियल होता है वो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है, ठीक है। और वो जो एसिडिक मीडियम हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है, मतलब मुंह के अंदर जो बनता है, उसकी पीएच लगभग 4 से 5 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो ये जो है उसकी पीएच, मतलब मुंह की हमारी पीएच 4 से 5 के बीच में चली जाती है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो जो मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्शन करके जो है एसिड बनाता है, और उसकी वजह से, उस एसिड की वजह से हमारे मुंह की पीएच 4 से लेकर 5 तक के बीच में आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं, है ना, वो इस पीएच की वजह से, मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ, 4 से 5 पीएच होने का मतलब है कि हमारे मुंह में एसिडिक मीडियम बन चुका है। तो उस एसिड की वजह से हमारा जो टूथ होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो टूथ जो है वो जो डीके होना स्टार्ट हो जाता है ना, डीके होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। उसका सरफेस जो होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ना, इसके दांत में कीड़ा लग गया है, ऐसे आपने कई बार सुना होगा। एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता, दांत में एक छेद हो जाता है, ठीक ना, उसे बोलते हैं टूथ कैविटी। तो कई बार क्या होता है, जब टूथ कैविटी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसकी वजह से। तो जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर उसकी फिलिंग कर देते हैं, उसके अंदर कुछ मटेरियल फिल कर देते हैं और उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, है ना। तो जो मटेरियल फिल करते हैं उससे पहले उसको अंदर से साफ़ करते हैं पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं रूट कैनाल। रूट कैनाल को आपने कई बार देखा होगा, डेंटिस्ट की जो क्लिनिक्स होते हैं उनके सामने लिखा होता है RCT, उसे रूट कैनाल को ही RCT बोल देते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसके बाद उसकी फिलिंग कर देते हैं, उसमें कुछ मटेरियल फिल कर देते हैं और उसके ऊपर से कैप लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी वजह से बोला जाता है कि हमें हमेशा मीठा खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब वो बेसिक इन नेचर होते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो पीएच जो कम हो गया था उस पीएच को वापस से लेवल में ले आते हैं और हमारा टूथ जो होता है डीके नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए और बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, और रात को सोने से पहले ब्रश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो रात को खाना खाया है वही हमारा टूथ डीके होने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये बात आदत में अगर आपके नहीं है तो ये चीज़ रखिएगा, है ना। सुबह तो ब्रश करना ही करना है, लेकिन रात को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना सुबह इतना ज़रूरी नहीं है, इतना रात को ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और सुबह अगर आप पानी पिएँ तो ब्रश करने से पहले पीना चाहिए, है ना। अगर आप ब्रश करने से पहले उस पानी को पिएंगे, मैंने आपको रीज़न बताया, देखिए हमारे मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम बन जाता है ना। तो एसिडिक मीडियम हमारे पेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, हमारा फूड का डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा पेट अच्छा रहेगा। तो सुबह का जब पानी पीते हैं हम लोग, सुबह उठने के बाद वो ब्रश करने से पहले पीना चाहिए, और रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा बी स्टिंग और नेटल स्टिंग। देखिए मैंने शायद आपको हो सकता है कल भी बताया हो कि जो रेड एंट होती है, लाल चींटी जो होती है, उसकी स्टिंग के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका मिथेनोइक एसिड, HCOOH। मैंने इसका शायद कॉमन नेम भी बताया होगा, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है इसको, फॉर्मिक एसिड। तो उसके स्टिंग के अंदर, उसके डंक के अंदर, डंक बोलते हैं हिंदी में उसको, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब लाल चींटी हमें काटती है तो वही फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन और पेन होता है ना। बहुत अच्छे से लगती है जब रेड वाली एंट हमें काटती है तब। तो अब देखिए ये जो एसिड प्रेजेंट है, जितने भी स्टिंग वाले जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, है ना, जैसे येलो बी होती है, हनी बी होती है ना, और जो है जितने भी काइंड के ऐसे होते हैं सबके अंदर, अच्छा नेटल स्टिंग प्लांट मैंने शायद आपको बताया था कि एक कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देखिए प्लांट भी लिविंग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ने अपने आप को ना बहुत अच्छे से अडेप्ट किया हुआ है। प्लांट्स के मतलब कुछ प्लांट्स ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, जैसे कि काव हुआ या गोट हुई या फिर डियर हुए, वो उनको खा ना पाएँ, तो उनके आसपास ना बिल्कुल लीफ के किनारे किनारे पर छोटे छोटे स्पाइंस आ जाते हैं, छोटे छोटे कांटे आ जाते हैं। तो क्या होता है, उसे नेटल स्टिंग प्लांट कहा जाता है। उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है, तो अगर वो आपके हाथ पे लग जाता है तो उसमें आपको बहुत तेज़ दर्द होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिथेनोइक एसिड भी इसका दूसरा नाम है। देखिए जो बेर का पेड़ होता है, जो बेर का जो कांटा होता है ना, वो भी आपको बहुत दर्द करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी यही एसिड प्रेजेंट होता है। अगर बेर का कांटा उससे अलग हो गया है, टूट के नीचे गिर गया है और सूख गया है, अगर वो तब आपको लग जाए उससे, तब आपको इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्लांट से चिपका हुआ है, आपको तब लग जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है, और वो इसी एसिड की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा और मैं क्या, हाँ, तो इसीलिए जो है जब कभी भी ऐसी चीज़ें हमको काट लें या हमें कभी कांटा लग जाए या चुभ के निकल जाए, तो हम हमेशा क्या करना चाहिए, या तो उसके आसपास कोई बेसिक मटेरियल लगा लेना चाहिए, है ना, जैसे बेकिंग सोडा ऐसा कुछ लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये एसिड है तो उस बेस से रिएक्शन करेगा, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है ना। एक और बात, आप चाहें तो कई बार क्या होता है ना, कई सारे लोग उसे मेटल रब कर लेते हैं, चाकू रब कर लेंगे उस एरिया में, तो वो भी फ़ायदा करता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई मेटल, जैसे मैंने आपको पीछे कई सारी रिएक्शन बताई थी, जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो भी सॉल्ट बनता है, लाइक ZnCl2, साथ में इसमें H2 अलग हो जाती है, याद है वाली चीज़। तो चाहे तो आप कोई मेटल रब कर सकते हैं। पूछा सकता है क्वेश्चन कि मेटल क्यों रब करनी चाहिए, क्योंकि मेटल जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना, और जिससे कि उसका जो इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर कोई बेसिक मटेरियल भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, और तो कुछ छूटा नहीं है, शायद नहीं, कुछ छूटा होगा तो बाद में बता दूंगा मैं आपको। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, हालांकि देखिए मतलब इतना बढ़िया चैप्टर है ना कि इसमें टाइम लग ही जाता है, क्या करें। देखिए कुछ सॉल्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, हालांकि आपको सॉल्ट बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्ट क्या है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं। देखिए सॉल्ट ना 3 तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट। ठीक है ना, देखिए मैं आपको समझा दूं कि न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस, तो जो सॉल्ट बनता है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, NUTRAL, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे
तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि इस केस में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक बनेगा, क्योंकि इस केस में जो स्ट्रॉन्ग है वो बेस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स के, तो देखिए याद कर लीजिएगा ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चीज़ और है, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। देखिए कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, किचन वाला सॉल्ट जो होता है, उससे बहुत सारे मटेरियल्स बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे NaCl से बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। और ये मटेरियल यहाँ से मतलब ये कहने का ये वाली चीज़, कल ही ख़त्म हो पाएगा ये चैप्टर, मुझे पता था आज नहीं हो पाएगा कि मेटल बहुत है इसके अंदर। तो यहाँ से जो हम इसे कल कर लेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस इससे हम बना सकते हैं, क्या रिएक्शंस हैं उनकी, ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। आप इतना अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एज आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे समझाने की, वैसे कोशिश कर तो रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, बाकी फिर कल वाली वीडियो में बात करते हैं। बाय।